हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आलोक कुमार पांडे और आज जो हम बात करेंगे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर इन पार्ट 2 की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है कूलॉम्स लॉ तक पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ सबको याद होगा कि जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आज हम यहाँ बात करेंगे इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका कूलॉम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है बीच का R है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस R है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके वजह से वो इस डायरेक्शन में, यानी F12। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये 12 लिखने का क्या मतलब है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड चार्ज। यहाँ पे जो लग रहा है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट वन। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा R12 यूनिट वेक्टर और ये वाला डिस्टेंस होगा दैट इज R21 यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर्स के बारे में आपने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, हम अगर F12 की बात करें तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यह डिस्टेंस इन दोनों के बीच वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए R21 यूनिट वेक्टर कैप R21। इसका क्या मतलब है ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। 21 इक्वल्स टू R21 अपॉन R, ये जो मॉड लेते हैं हम इसका, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, बस हम इसको सिंपली यहाँ रख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे R21, ये आपका एरो है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अपॉन R। तो ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 R21 अपॉन R क्यूब। यहाँ पे क्यूब आ रहा है लेकिन जबकि कूलॉम्स का क्या कहते हैं, स्क्वायर होना चाहिए। ये क्यूब किसके वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म में कन्वर्जन की वजह से आ रहा है। सिमिलरली जो F21 होगा, जो फोर्स F21 होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और यहाँ पे आपका आ जाएगा R12। बस ये है इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर्स इन डिटेल्स आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इस वजह से यहाँ डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये पता है कि हम कैसे लेके आ रहे हैं। यहाँ से मैं कूलॉम्स लॉ को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसका। ठीक है, इसको उतार लो। उतार लिए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सिंपल सा एक कोई चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ, Q1 अज्यूम कर लेते हैं, इसके सराउंडिंग्स में कुछ चार्ज प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4 और यहाँ पे Q5 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सब पे आपस में एक तरह का फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि फोर्स लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, उसी पे लगता है फोर्स। तो जो ये बताता क्या बेसिकली कि द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज
the vector sum of all the forces acting on it, ठीक है। यानी इस पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे सबका क्या करना है, बहुत सिंपल, वेक्टर सम कर देना है। और वेक्टर सम से ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो नेट फोर्स इस चार्ज पे कितना है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सिंपली अगर हम बोले तो F net is equals to F12 plus F13 plus F14 plus F15। अभी जितने भी चार्जेस हो, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो Fn तक चला जाएगा। जितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे सबको हमको सिंपली क्या करना है, वेक्टर सम कर देना। तो जब भी अगर आपसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें और बोले कि कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, एक स्पेसिफिक चार्ज दिया होगा उस पर कितना लग रहा है, तब वो सिंपली क्या करना है कि सबका वेक्टर सम हमको कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं मैं। इस अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स करे हैं उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आज हम यहाँ देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि 3 चार्जेस ईच हैविंग प्लस q आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड a। यानी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड जो दे रखा है a दे रखा है, उसके वर्टिसेस पे यानी तीनों कॉर्नर्स पे जो चार्ज प्रेजेंट है कितना है, प्लस q। यानी हर एक कॉर्नर पे प्लस q और प्लस q प्रेजेंट है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रखा है किस कॉर्नर पे हमको जो है रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो किसी भी कॉर्नर पे आप निकाल सकते हो। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोला है, सिंपल एक ये ट्रायंगल है, ये A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। इक्विलेटरल है यानी एंगल सबका क्या होगा, बराबर। इसकी साइड जो दे रखी है वो दे रखी है A। यानी किसी भी एक कॉर्नर पे बोला है इसने कि आपको बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना। तो रिजल्टेंट के लिए मैं भी फिलहाल करता हूं कॉर्नर C। फॉर कैलकुलेटिंग resultant force at corner C। अब इस C को एज्यूम कर लो, यार टाइम नोट कर लो टाइम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉर्नर C पिक कर रहे हैं, किसके लिए, रिजल्टिंग फोर्स के लिए। तो एट कॉर्नर C। अब इस कॉर्नर को ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे प्लस q चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ भी प्लस q है और यहाँ भी प्लस q है। सारे चार्जेस की पोलैरिटी क्या है, सेम है, सब प्लस के हैं। तो प्लस और प्लस चार्ज होता है, कैसा फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसी के एक्सिस पे। तो अब यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पे, ये कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे ये B भी एक तरह से फोर्स लगा रहा है जो इस पे चार्ज प्रेजेंट है। ये जो B फोर्स लगाएगा वो आपका इसी के एक्सिस पे आगे की तरफ बढ़ जाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। ठीक है, ये C यहां समझ लो। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60। ठीक है, अब इसके बाद आपसे बोलो रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के मेथड से जब हम निकालते थे, वहां पे हम क्या करते थे, फोर्स रिजल्टेंट यानी R इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अब
जो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस पे लग रहा है, यहाँ पे इस वाले पे, यानी FCA पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, K क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, अपॉन R स्क्वायर, और जो फोर्स ऑन C ड्यू टू B लग रहा है वो भी कैसा लग रहा है, K क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है, सॉरी A स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज, दोनों फोर्स की क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको अज्यूम कर लें कि FCA इक्वल्स टू FCB इक्वल्स टू F, अब हम उसको यहां रख देते हैं, यहां पे आपका जो इक्वेशन बनेगा FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2FCA इंटू FCB cos थीटा, ठीक है। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए हमने F मान लिया, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F इंटू कॉस कितना है, 60, कॉस 60, ठीक है। अब ये है आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यानी 3F स्क्वायर हो गया। अब जो फोर्स रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कितना, F स्क्वायर यानी F बाहर, √3, या इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, K क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √3, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, two charges each having q are placed at a distance L, ये distance L है, at a distance L apart, calculate the location, nature and magnitude of third charge so that system is in equilibrium। यानी दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है, q बोल रहा है, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका L। अब आपसे पूछ रहा है लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, यानी थर्ड चार्ज को हम कहां प्लेस करेंगे कि सिस्टम कैसा रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, और साथ ही साथ उसका नेचर पूछ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड यानी कितना रहेगा वो वैल्यू, और प्लस नेचर, यानी नेचर मतलब पॉजिटिव है रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन की मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसके ट्रिक से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो चार्ज, ये भी Q है और ये भी Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज हम कहां रखेंगे, तो हमको वो डिस्टेंस नहीं पता, तो लेट अस अज्यूम कि हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है ये आपका x है, x डिस्टेंस पे हम उस थर्ड चार्ज को प्लेस कर रहे हैं। तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस x, ठीक है, L माइनस x। अब इसमें क्या करना है, सिंपल हमको फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, फोर्स का फॉर्मूला। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हम मान लेते हैं कि अगर ये इधर जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है जो इस चार्ज की वजह से F1 है, और जो इधर लग रहा है वो F2, यानी F1 इक्वल्स टू F2, तो ही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो जो यहाँ पे है कि किस चीज चार्ज पे बोला, थर्ड चार्ज को मान लेते हैं हम कैपिटल Q है, Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन डिस्टेंस इज L माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो ये टर्म कैंसिल, तो L माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब सॉरी ये होल स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो L इक्वल्स टू ये x इधर जाएगा, x प्लस x यानी 2x इक्वल्स टू L, सो x इक्वल्स टू L by 2।
ये जो x का डिस्टेंस आया वो कितना आएगा l/2, यानी l/2 लेंथ पे अगर हम थर्ड चार्ज रखेंगे तो सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अब आपसे पूछा हुआ इसके अंदर की नेचर एंड मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझो, इस डायग्राम को अगेन, Q, यहाँ भी Q है, इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, L था। लेकिन अभी हमने जो थर्ड पॉइंट निकाला जहाँ पे हम Q चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितना है l/2, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है l/2 और ये होल डिस्टेंस कितना है l, ठीक है। अब किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं जिससे हमको इस चार्ज का मैग्नीट्यूड पता चल जाए। मान लेते हैं कि हम D पे निकाल रहे हैं, इस पे जो फोर्स A की वजह से लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और C भी इस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन B ड्यू टू C। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो मतलब कि FBA प्लस FBC इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब FBA कितना, FBA कितना, KQ स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, और यहाँ पे KQ Q अपॉन L कितना है यहाँ पे l/2, l/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस ये l/2 का होल स्क्वायर है तो यानी l स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4KQ Q अपॉन L स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 4KQ Q अपॉन L स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये Q से ये कट गया, K से K कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, so 4Q equals to minus small q, so therefore Q equals to minus Q by 4, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस चार्ज के 4 टाइम्स कम होगा, ठीक है, माइनस Q by 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देख लो, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये तो इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड इज माइनस Q by 4। अब नेचर की बात की है, नेचर इज नेगेटिव इन नेचर, ठीक है, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं बताया था कि आपको इसकी ट्रिक देता हूं, ट्रिक पे हम जरा फोकस कर ले। ट्रिक क्या कहती है, इसका आपको पता है कि डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस निकालने की सिर्फ ट्रिक है। आपको क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला है, इस आंसर को मैं यही रख रहा हूं क्रॉस चेक करने के लिए। ट्रिक ये कहती है अगर आपको x फाइंड करना है तो अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 इनटू में l कर दो, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारा चार्ज q1 कितना था, q, ये भी q प्लस ये भी q था, डिस्टेंस कितना था, दोनों के बीच l था। अब ये देखो तो रूट q अपॉन 2 रूट q इंटू एल, क्यू से क्यू कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया l/2। तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस आंसर पर पहुंच सकते हो, ठीक है, आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट। सो फर्दर वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी Fe अपॉन Fg की बात कर रहा है, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स placed in vacuum, mass of proton दे रखा है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। अब हमको उसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो रेशियो के लिए देखो क्या है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता है KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का रेशियो लेना है आपको, रेशियो लेना, यानी अब यहाँ पर रेशियो लोगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर, जब इसका रेशियो लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या Fe अपॉन Fg इक्वल्स टू
के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर। के की वैल्यू सबको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 और क्यू कितना दे रखा था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू सबको पता है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू में मास कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आएगी और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 1.34 इंटू 10 टू पावर 36 इंटू 10 टू पावर 36। ये इसका रेशियो निकल के आएगा Fe अपॉन Fg। यानी अगर हम बात करें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो वो क्या होगा Fg इंटू 1.34 इंटू 10 टू पावर 36। ये मैंने डिस्कशन किया था जब हम इसके सिमिलरिटीज और इसके डिफरेंस की बात कर रहे थे कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो क्या होता है हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से बड़ा होता है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल of mass m carrying a charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of charge minus q1 about plus q2 is given by, ये यहाँ पे आपका पाई का क्यूब है, is given by t equals to under root 16 pi cube epsilon naught m r cube upon q1 into q2। ये आपको प्रूव करके निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ वाला जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देता हूँ t equals to under root 16 pi cube epsilon naught r cube m upon q1 q2। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यानी सिंपल क्या बोला, एक माइनस q1 का चार्ज है जो प्लस q2 के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। आपको पता है कि दो चार्ज है, दोनों के बीच फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस q2 चार्ज है, इसके चारों तरफ जो है माइनस q1 का चार्ज जो है चक्कर लगा रहा है। तब इन दोनों के वजह से यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा कितना, जो ये फोर्स जनरेट होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, अगर रेडियस इसका r दे रखा है यहाँ से तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा क्योंकि इसको सर्कुलर पाथ दे रहा है। वो जब सर्कुलर पाथ दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ठीक है, इसको चेंज कर लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, ये जो फोर्स, ये किसी भी जगह आप एक की वैल्यू रख दो, यानी अगर हम यहाँ रख दें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, हम टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस हमको पता ही है, स्पीड निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू, सारा टर्म्स नीचे आ जाएगा, q1 q2 ये r ऊपर चला जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल। अब यहाँ पे जो v बचा q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बच गया। ठीक है, ये आपका v निकल के आ गया। अब सॉरी ये रूट में रहेगा, ये आपका v निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की निकालने की। तो टाइम डिस्टेंस कितना, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यानी 2 पाई r। सो t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v, स्पीड कितना है यहाँ पे अंडर रूट q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब देखो अभी हम यहां तक नहीं पहुंचे, पहुंचना यहां तक है हमको। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करोगे तो ये t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां से ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में 4 4 से कितना हो जाएगा 16
पाई ऊपर जाएगा तो पाई क्यूब, आर ऊपर जाएगा तो आर क्यूब, और आपका यहाँ पे और एक चीज और क्या जाएगा, ये एम भी यहाँ पे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको लिखना भूल गया, यहाँ पे एम भी है, ठीक है, एम भी ऊपर जाएगा और साथ में एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2। अब हमको सिर्फ टी चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, सो टी इक्वल्स टू अंडर रूट 16 पाई क्यूब आर क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। चलो फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान काम है, सिर्फ दो फोर्सेस को एक साथ कंपेयर करना था। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द कूलॉम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। यानी आपको कूलॉम फोर्स कैलकुलेट करना है दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच, जो कि जिनका डिस्टेंस कितना दे रखा है 3.2 × 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन टर्म क्या है, जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 3.2 × 10⁻15 मीटर, हवा में दे रखा है एयर। तो कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला, उससे पहले इसमें क्या बोला है इसने, टू अल्फा पार्टिकल, तो एक जो अल्फा पार्टिकल होता है इस पे चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। अब फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू, दोनों सेम है, स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के, यहां पे क्यू की वैल्यू कितनी 2 ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सबकी वैल्यूज रख दो, तो k की वैल्यू जब रखोगे तो 9 × 10⁹, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इसका होल स्क्वायर अपॉन r कितना दे रखा है 3.2 × 10⁻15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 9 × 10⁹ इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 2.56 × 10⁻38 अपॉन 3.2 का स्क्वायर करोगे 10.24 × 10⁻30। अब जब आप इसको फर्दर प्रोसीड करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 90 न्यूटन। ये फोर्स जो है आपका यहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। सिंपली कैलकुलेशन था, ये 30 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -8 बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 10.24 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 ये प्लस का 10 के पावर 9 है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे एक 10 बचेगा, और जब एक 10 बचेगा तो 9 × 10 कितना हो जाएगा आपका 90 न्यूटन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, और जब सिंपली कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये तो आप कर सकते हो, और इसका सॉल्यूशन तो देख ही सकते हो आप, सिंपल मैथ है, सिर्फ चेंज करना है पावर्स को, ठीक है। और नहीं कर सकते तो लो यहाँ भी देख लो, 9 × 10⁻9 इंटू 10.24 इंटू 10⁻38 इंटू 10⁻30 अपॉन 10.24, इससे ये कैंसिल, 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻−8, सो ये बचेगा 9 × 10, तो ये आ जाएगा आपका 90 न्यूटन, ठीक है। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था, उतार लो इसको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a charge of magnitude q is divided into two parts, q and q minus q, such that the two parts exert maximum force on each other. Calculate the ratio of q capital Q by small q. तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक चार्ज q दे रखा है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, स्मॉल q एंड q माइनस q में, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो सिंपली हम मूव करते हैं कि क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं अभी। अब देखो सिंपली बोला इसमें एक क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, उसको डिवाइड कर दिया गया है क्यू और क्यू माइनस क्यू में। ठीक है, अब ये दो चार्ज है हमारे पास और आपसे सिंपली इसने पूछा हुआ है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो आपको बताना है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना। अब देखो सिंपल क्या करना है, अब फोर्स तो आपको पता ही है, F इक्वल्स टू के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अब हमको पूछा मैक्सिमम, मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएट कर दो फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। यानी ये कितना है, के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, के अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया आपका, क्यू डी बाई डी क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू। फिर से लिख देता हूँ, के बाई आर स्क्वायर बाहर, डी बाई डी क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है मैक्सिमा की, इज इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट है तो इसको छोड़ो, अब इसको देखो, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ये q होगा, q स्क्वायर यानी माइनस 2q होगा, इज इक्वल्स टू 0। तो q इक्वल्स टू माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2q। ठीक है, अब रेशियो पूछा हुआ q बाई q का, सो q बाई q इज 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, करके मुझे बताओगे, फिर इसका डिस्कशन जो है मैं अगले लेक्चर में करूंगा, और ये वाला भी आप जो है होमवर्क में करो, हम इसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें सिंपली बोला एक फ्री पिक बॉल है, P ऑफ मास जो इसका जाएगा 10 ग्राम, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, इतना उस पे चार्ज है। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर पिथ बॉल Q fixed 7 centimeter below the former ball so that upper ball is stationary। तो और इस क्वेश्चन को एक बार बस रफली समझ लो कि कैसे करोगे आप। एक पिक स्लाइड करना, यहाँ पे एक पिक बॉल दे रखा है P, इस पे कुछ चार्ज दे रखा है, आपसे पूछना है कि दूसरा पिच बॉल पे कितना चार्ज होगा, यानी यहाँ पे चार्ज आपको नहीं पता, जिससे कि ये कैसा रहे, स्टेशनरी रहे। यानी अब देखो यहाँ पे mg भी लग रहा होगा, तो एक फोर्स आपका यहाँ पे लगेगा k q q अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा फोर्स जो लगेगा mg, दोनों को इक्वेट कर देना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसके लिए भी समझ लो। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इज f। दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है d, तो जब उनके बीच डिस्टेंस d है तो फोर्स कितना लगता है f। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस अपार्ट should they be kept in the same medium so that the force between them is 2f। यानी अब उसका डिस्टेंस को उसी मीडियम में कितना कर दें कि उसमें फोर्स कितना हो जाए, 2f हो जाए। यानी आपको सिंपली क्या करना है, इस पे ये डिस्टेंस को निकालना है, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, एक डिस्टेंस गिवन है, दो चार्ज के बीच फोर्स इतना। तो देखता हूँ, बस हल्का सा हिंट देता हूँ कैसे करोगे आप, बाकी आप सॉल्यूशन कर लोगे। तो देखो, जब ये Q और ये Q d डिस्टेंस पे थे, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो ये लग रहा था कि q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है इसी मीडियम में किस डिस्टेंस पे रखेंगे फोर्स 2f हो जाए। तो 2f होने की कंडीशन क्या है, ये चीज तो सेम है, ये x स्क्वायर। अब आप इस f को उठा के यहाँ रख देना, उसके बाद जो कटेगा पिटेगा उसको काट देना, उसके बाद जो आपका x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, और x जो आएगा वो q अपॉन रूट 2 आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस है, उनको करते हुए अपने टॉपिक पे फर्दर जो है मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स का उतना ही आपका न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है स्ट्रांग होगा। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।